हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए श्रुति सिंघल। आज हम सीए फाइनल आईडीटी न्यू कोर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाने की जरूरत ही क्या पड़ी। What was the need to introduce this act? जब जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी के पहले हमारे पास एक्ट्स थे जैसे सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स, स्टेट वैट, कुछ स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस थे और सर्विस टैक्स था। हमको इन सबको इंटीग्रेट करना था इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसलिए हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा। इसमें हम कुछ आर्टिकल्स समझेंगे, वो आर्टिकल्स उतने ही समझेंगे जितना हमारा एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इंसर्शन ऑफ अ न्यू आर्टिकल 246A गिविंग साइमल्टेनियस पावर्स टू लेवी जीएसटी। This article gives simultaneous powers to Parliament and legislature of every state to make laws with respect to GST. जब जीएसटी नहीं आया था उससे पहले हमारे पास होता था एक्साइज। एक्साइज था मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पे और ये इम्पोज करती थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा होता था सर्विस टैक्स, ये था रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पर। और ये भी इम्पोज करती थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमारा वैट या सीएसटी, इंट्रा स्टेट था तो वैट, या अगर इंटर स्टेट था तो सीएसटी, ये लगता था ट्रेडिंग ऑफ गुड्स पर और ये इम्पोज करती थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे को इन सारे लॉज को इंटीग्रेट करना था इनटू वन कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी व्हिच विल बी अ टैक्स ऑन सप्लाई of goods and services। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके जीएसटी का लॉ बनाती, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी का लॉ बनाती और सारे प्रोसीड्स इकट्ठा करके कुछ प्रोसीड्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दे देती। ये लॉ बनाती, सम प्रोसीड्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती और उसमें से कुछ जो कलेक्ट करती और जो थोड़े प्रोसीड्स उसके पास आते उसमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास दे देती। उसके पास एक और भी ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2 कि दोनों गुड्स और सर्विसेज के ऊपर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लेवी करते, दोनों लॉ बनाते, दोनों कलेक्ट करते और दोनों उसको अप्रोप्रिएट या यूज करते। गवर्नमेंट ने ऑप्शन 2 चूज किया, इसलिए उसने आर्टिकल में लिख दिया कि हम दोनों को साइमल्टेनियस पावर देंगे, दोनों को, पार्लियामेंट को भी और स्टेट को भी लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। उसने और आगे बोला कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट to GST in case of interstate supply of goods or services। interstate supply of goods or service पे
उन्होंने कहा IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड GST, और इसका लॉ कौन बनाएगा? इनका लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी. However, in respect of petroleum crude, high-speed diesel, petrol, natural gas, and aviation turbine fuel, GST shall apply from date recommended by the GST Council. GST Council ने मतलब गवर्नमेंट ने लिख दिया 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. क्या थे वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल. इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को उन्होंने कह दिया इन पे GST लगेगा. नहीं, इन पे GST नहीं लगेगा. इन पे GST कब लगेगा? जब GST काउंसिल इसके ऊपर रिकमेंडेशन इशू करेगी कि अब इस पे GST लगना चाहिए. एक आर्टिकल है, आर्टिकल 268. इसमें कुछ ड्यूटीज लिखी हुई हैं जिस पे लेवी करता है, जिनको लेवी करता है सेंट्रल, और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करता है स्टेट. लेवी करता है सेंटर का मतलब क्या है? इन पे लॉ बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करता है स्टेट. कलेक्ट मतलब उसको कलेक्शन, और यूज, अप्रोप्रिएट मतलब उस फंड्स को यूज करता है स्टेट गवर्नमेंट. तो ऐसी आर्टिकल में एक ड्यूटी इंक्लूडेड थी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. इस ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन को उनको GST में इंक्लूड करना था. इसके लिए उन्होंने इस आर्टिकल में से इस एंट्री, इस लाइन को डिलीट कर दिया, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन. अब इस ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पे GST लेवी होता है. ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने करी अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 268A. आर्टिकल 268 क्या कर रहा था? यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे रहा था सर्विस टैक्स इंपोज करने की. सर्विस टैक्स क्योंकि GST का पार्ट बन गया, तो उन्होंने आर्टिकल 268 को ओमिट कर दिया. ओमिट कर दिया मतलब डिलीट कर दिया. इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 269A, लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड GST. IGST के लेवी के ऊपर उन्होंने एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल 269A. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आर्टिकल 269A में लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि है सेंटर, वुड लेवी एंड कलेक्ट IGST ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. IGST लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई पे. और इस पे टैक्स कौन बनाएगा? लेवी कौन करेगा? लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. और कलेक्ट भी कौन करेगा? ये भी करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर उन्होंने लिख दिया कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और उस पे IGST लगेगा. इंपोर्ट को हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे और उस पे IGST लगाएंगे. Parliament would have absolute power to legislate law with respect to IGST and to formulate principles for determining place of supply. गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव विंग है ना, उसको पार्लियामेंट कहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर्स दे दी IGST के ऊपर लॉ बनाने की और प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर लॉ बनाने की. ऐसा क्यों हुआ ये हम आगे चल के समझेंगे.
Proceeds of IGST will be apportioned between union and state in the manner provided by the Parliament on the basis of recommendation of GST Council. इसके ऊपर लॉ बनाया IGST के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कलेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट इसको यूज कौन करेगा? इसको यूज करेंगे दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई फिक्स परसेंटेज पे यूज करेंगे या क्या, किस मेथड से इन दोनों में बांटेंगे, वो डिटरमाइन करेगा हमारा GST काउंसिल, और वो बताएगा पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट उसी बेसिस पे इनको अप्रोप्रिएट करेंगे एक दूसरे के लिए। Where an amount collected as IGST has been used for payment of SGST or vice versa, such amount shall not form part of Consolidated Fund of India state respectively. जैसे हमारा PNL अकाउंट होता है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का PNL अकाउंट होता है। इसमें रेवेन्यू साइड पे आता है टैक्सेस से गवर्नमेंट इनकम कमाता है ना, तो उसका रेवेन्यू साइड पे आता है टैक्सेस, और उसकी एक्सपेंसेस साइड पे आती है जो भी स्कीम्स वगैरह जहाँ पे भी गवर्नमेंट इन टैक्सेस को एलोकेट करती है, जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा स्कीम। तो जब गवर्नमेंट को ये टैक्सेस अप्रोप्रिएट करने होते हैं स्कीम्स के लिए, तो गवर्नमेंट को एक बनाना होता है, पास करना होता है अप्रोप्रिएशन एक्ट। और दूसरी जगह एक प्रोविजन है GST का जिसमें लिखा हुआ है कि IGST की पेमेंट के लिए हम SGST का क्रेडिट यूज कर सकते हैं, और SGST की पेमेंट के लिए हम IGST का क्रेडिट यूज कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को यूज करती है, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनाती है, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बना रखा है कि हम SGST का क्रेडिट IGST के पेमेंट के लिए और IGST का क्रेडिट SGST के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने साथ ये भी लिख दिया कि ये जो हम यूज कर रहे हैं ये हम टैक्सेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो IGST आता है टैक्सेस में गवर्नमेंट को, जो कि अप्रोप्रिएट होता है SGST की पेमेंट के लिए, उसको पहले हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लेके जाएं, फिर अप्रोप्रिएट करके हम अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू स्टेट के पास पहुंचाएं। तो उससे अच्छा गवर्नमेंट ने पहले ही लिख दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लेके ही नहीं जाएंगे, हम सीधा ही ये स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का भी ऐसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। इसमें जो भी अमाउंट आता है उसमें भी उन्होंने ये लिख दिया कि IGST का जो भी क्रेडिट आएगा वो हम टैक्सेस में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, हम सीधा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर देंगे। तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे आर्टिकल 269A लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड GST। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 366 क्लॉज 12A। क्या कहता है? GST को डिफाइन किया है उसने। GST मीन्स टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर GST लगना है किसी भी ट्रांजैक्शन पे तो उसको दो कंडीशन को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। पहले जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो सप्लाई की डेफिनेशन को कंप्लाई करनी चाहिए, और दूसरा जो अंडरलाइंग आइटम है वो गुड्स या सर्विस या दोनों होने चाहिए। अगर कोई भी
ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी नहीं लग सकता। ऑन दी अदर हैंड अगर जो अंडरलाइंग आइटम्स है वो गुड्स या सर्विस या दोनों ही नहीं है तो भी जीएसटी नहीं लग सकता। उन्होंने एक एक्सेप्शन भी इंक्लूड करी, एक्सेप्शन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लग ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ही लिख दिया कि जीएसटी की डेफिनेशन के ही बाहर है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर हम इस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से कंपेयर करें तो इनमें क्या डिफरेंस है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी जब लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। ऑन दी अदर हैंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगाने के लिए हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, डेफिनेशन को जीएसटी की चेंज करनी पड़ेगी, तभी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगता है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों नॉन टैक्सेबल है या अभी के लिए दोनों नॉन लेविएबल भी कहलाई जाती हैं। नॉन टैक्सेबल टू जीएसटी और नॉन लेविएबल टू जीएसटी। इसमें एक आर्टिकल बहुत अच्छा है, ये भी एक और भी है, स्टेट की डेफिनेशन जो कि गिवन है आर्टिकल 366 क्लॉज 26 बी में। स्टेट को उन्होंने डिफाइन किया है, स्टेट इज इक्वल टू स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब हुआ? दिल्ली क्या है, एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसका अपना लेजिस्लेचर है, इसी की वजह से दिल्ली को स्टेट कहा जाता है। इसी की वजह से दिल्ली पे C+S CGST प्लस SGST लगता है, ना कि CGST प्लस UTGST, क्योंकि दिल्ली एक ऑल्दो एक यूनियन टेरिटरी है बट इसका एक अपना लेजिस्लेचर है। इसकी वजह से, इस डेफिनेशन की वजह से दिल्ली को स्टेट बोला जाता है और उसके ऊपर C+S इम्पोज किया जाता है। दिल्ली के अलावा पौंडीचेरी भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना लेजिस्लेचर है। पौंडीचेरी को भी इसलिए स्टेट कहा जाता है। अभी मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, जो अभी नई यूनियन टेरिटरी बनी है, 2 नई यूनियन टेरिटरी बनी है ना, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर, तो इसमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी स्टेट है और कौन सी यूनियन टेरिटरी है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का अपना लेजिस्लेचर नहीं है, तो ये एक यूनियन टेरिटरी है, इस पे CGST प्लस UTGST लगता है। और ऑन द अदर हैंड यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर का अपना लेजिस्लेचर है। इसकी वजह से यहाँ पे C+S CGST प्लस SGST लगता है। थैंक यू।